हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। ऑलरेडी मैंने आगे के 6 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 में थियरी पढ़ा था, चैप्टर 2, 3, 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट थे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। चैप्टर 5 के अंदर ओवरहेड्स को और किस तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइक मॉडर्न अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो समझा। चैप्टर 6 के अंदर हमने कॉस्ट शीट समझा था। ये 6 चैप्टर्स है, ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुके हैं या फिर आपने वीडियोस देखे या फिर मॉड्यूल में से पढ़ा या फिर और भी किसी तरीके से पढ़ा है, फिर ही आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है उसी को हमने समराइज करके कॉस्ट शीट में लिखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड कितना होगा, वो डिफाइन किया था बेसिस ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसी का जो आगे का पार्ट है काइंड ऑफ कि जर्नल एंट्री, वो कॉस्ट शीट बनी कैसे, तो वही चीज हम यहां पर समझने वाले हैं चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो यहां पर फोकस किया जाता है। जैसे नॉर्मल आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें कैसे करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी समरी का, और फिर फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल एक्सेट्रा होता है, जो रिजल्ट पोजीशन वगैरह दिखाता है। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट है, जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स, वो कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर वो किसी ना किसी जिस पर्पस के लिए वो यूज हुए हैं वो उसको अलोकेट किए जाता है और एट द एंड कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो वो जो भी कॉस्ट हुआ है, जो भी एलिमेंट के लिए, जो भी फंक्शन के लिए, जो भी पर्पस के लिए वो कॉस्ट हुआ है, वो प्रॉपरली एलोकेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से किया जाता है। इसमें भी जर्नल एंट्रीज रहेगी कि जो कॉस्टिंग के ट्रांजैक्शंस है उसको जर्नलाइज करेंगे, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बेसिस पर कॉस्ट शीट बनाना इजी हो पाएगा। यहाँ पर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग रहेगा और कॉस्ट शीट का भी पार्ट यहाँ पर आएगा। तो आपको कॉस्ट शीट और आगे के जो चैप्टर्स है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रॉपर जर्नलाइजेशन और प्रॉपरली उसको अकाउंटिंग करना, उसके लिए उसका बेसिक एलिमेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हिट होंगे, राइट। तो एडवाइजेबल कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर 2 टाइप की अकाउंटिंग सिस्टम हम समझने वाले हैं, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों ही अगर अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। कॉस्टिंग पर्पस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है उसके लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में सेम है, लाइक परचेस हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सब कुछ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में सेम है, फिर भी अगर अलग अलग मेंटेन किया जाता है तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेड है, ऐसा माना जाएगा। तो वो भी हम समझने वाले हैं। और अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उन दोनों को साथ में ही बनाया जाता है तो उसे इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है, मतलब कि दोनों ही रिकॉर्ड्स एक साथ ही मेंटेन किए जाते हैं, अलग उसमें डिमार्केशन, बाइफर्केशन नहीं है, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है सारी एंटिटीज के लिए, वो इंटरनल पर्पस के लिए हो सकता है, इसीलिए जनरली कॉस्ट रिकॉर्ड से वो अलग बनाए जाते हैं, अलग डिपार्टमेंट, अलग लोग ही उसके ऊपर काम करते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी है, तो उसको एक रीत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैट्यूट है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एज वेल एज इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकती है, हर एक एंटिटी में अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं वो यहां पर हम समझने वाले हैं। डेफिनेटली उसमें जो अकाउंटिंग है वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसके बेसिस पर कॉस्ट शीट बनती है, वही यहां पर आएगा, राइट। तो ये समझते हैं, ये चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे आगे के चैप्टर्स की है तो ये चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज वगैरह का होगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट वाला।
ये चैप्टर का वेटेज 5 to 10 मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी, और थियरी भी कई बार पूछी जाती है। तो थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, राइट। जनरली इसमें से 7-8-10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही रेयर कम आते हैं, बट आ सकते हैं, नहीं आ सकते ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं। पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कवर अप होंगे, बट जनरली इतना बड़े क्वेश्चंस पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं, राइट। तो ये इसका वेटेज, राइट। चलिए ये अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग की दो सिस्टम है, वो कैसे हो सकती है वो यहां पर हम समझेंगे। To operate business operations efficiently and successfully, it is necessary to make use of an appropriate accounting system. Such a system should state in clear terms whether cost and financial transactions should be integrated or kept separately. क्या उसे इंटीग्रेट करना चाहिए कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, या फिर दोनों को अलग ही रखना चाहिए, सेपरेट ही रखना चाहिए। अगर दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सेपरेट रख रहे हैं तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाएगा। Where cost and financial accounting records are integrated, the system so evolved is known as integrated or integral accounting system. अगर दोनों साथ में मेंटेन किए जाते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाएगा। दोनों ही एक साथ, कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स साथ में ही मेंटेन होंगे। In case cost and financial transactions are kept separately, the system is called non-integrated accounting system or cost control system. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम या फिर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम कहा जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड का दूसरा नाम है कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड का दूसरा नाम है इंटीग्रल कॉस्ट सिस्टम। While non-integrated system of accounting necessitates reconciliation between financial and cost accounts, but no reconciliation is required under integrated accounting system. अगर आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर अलग अलग मेंटेन किए हैं तो इन दोनों को रिकंसाइल करना जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट आएगा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट आएगा। तो वो दोनों प्रॉफिट मैच हो रहे हैं या नहीं, दोनों में डिफरेंस होंगे तो वो डिफरेंस के रीजंस जानना जरूरी है, उनको रिकंसाइल करना जरूरी है, राइट। तो वो रिकंसिलिएशन जो है वो भी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनाया जाएगा। वो रिकंसिलिएशन जो आप बीआरएस में करते आए हैं, बीआरएस जैसे आपने सीखा फाउंडेशन में, उसी तरीके से यहां पर होगा। वो कैसे होगा वो भी इस चैप्टर में कवर अप किया जाएगा। पर इंटीग्रेटेड सिस्टम, अगर दोनों ही सिस्टम एक साथ ही मेंटेन हुई है तो फिर रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं आएगी, रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो ये हमें कंसिडर करना होगा, रिकंसिलिएशन जो है यहां पर जरूरत नहीं रहेगी, इंटीग्रेटेड सिस्टम में रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं रहेगी। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम समझेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं। यहां पर हमारा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर ही होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पर ही रहेगा, राइट। हम यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आता है वो कुछ भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जब सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तब हमारे पास बैलेंस शीट के कोई भी लेजर्स हमारे पास नहीं होते हैं। और जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो जर्नल एंट्री आपने कैसे सीखा है, डबल एंट्री सिस्टम, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। तो यहां पर भी कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा, बट हमारे पास यहां पर बैलेंस शीट की कोई भी आइटम्स नहीं है, बैलेंस शीट के कोई भी लेजर्स नहीं है। मतलब कि अगर आपका परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट जैसा कुछ अकाउंट है, पर क्रेडिटर का कोई अकाउंट नहीं है। मतलब कि जनरली परचेस करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। अगर पे कर दिया तो कैश बैंक, और अगर पे करना बाकी है तो क्रेडिटर। तो कैश बैंक या क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के आइटम्स है वो हमारे पास नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर नहीं है। हम सिर्फ यहां पर कॉस्टिंग का ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल आइटम्स का नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल आइटम्स जनरली कॉस्टिंग का पर्पस ही है कॉस्ट असर्टेन करना, प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। तो उसमें बैलेंस शीट आइटम्स, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जनरली कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं देखा जाता। इसीलिए यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स के कोई भी लेजर्स हमारे पास नहीं है। तो हम यहां पर कैश बैंक या क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक स्पेशल अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये काइंड ऑफ टेम्पररी अकाउंट है, मेमोरेंडम अकाउंट है, जो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। जो बैलेंस शीट की आइटम हमारे पास नहीं है, बैलेंस शीट के लेजर्स हमारे पास नहीं है, उसको डेबिट या क्रेडिट करने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया
जाता है। तो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश बैंक या क्रेडिटर की जगह पर हम यहां पर ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे। अगर सेल्स कर रहे हैं तो भी कैसे करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाकी अकाउंटिंग नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे करते हैं, कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर कैश बैंक डेटर नहीं है तो उसकी जगह पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया जाएगा। ये टेम्पररी अकाउंट है, राइट। तो जितनी भी बैलेंस शीट आइटम्स है, कैश बैंक डेटर क्रेडिटर, आपको जो भी फिक्स्ड एसेट्स भी परचेस कर रहे हैं, कैपिटल भी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, अगर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है तो उसको हम कहां पर लेकर जाएंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। समझ में आ रहा है। यहां पर हमारे पास बैलेंस शीट की कोई आइटम नहीं है तो वहां पर हमें सोचना ही नहीं है कि किसे डेबिट क्रेडिट करेंगे। मतलब कि एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सीधा क्या करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को, मतलब कि यहां पर हमें कैश परचेज या क्रेडिट परचेज वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेज है तो जो परचेज के रिलेटेड जो अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर परचेज के लिए भी एक अलग नाम है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। बट मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट की आइटम्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हमारे पास बैलेंस शीट की कोई भी आइटम, उसके कोई भी अकाउंट लेजर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी अकाउंट जो है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वो यूज करेंगे। टेम्पररी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, बट आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट करना है उसके लिए यूज किया जाएगा। वैसे टेम्पररी भी नहीं है क्योंकि इसकी बैलेंसेस भी कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, जैसे बैलेंस शीट की आइटम्स की बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, राइट। काइंड ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट जैसा कह सकते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए है। बाकी ये क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैलेंसेस एवरी ईयर एवरी पीरियड कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, राइट। तो चलिए ये इन डिटेल समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन्ड फॉर बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहां पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों के लिए अलग से अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम। Under this system, the cost accounts restrict itself to recording only those transactions which relate to the product or service being supplied. जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हमने सप्लाई की उसके रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। Items of expenses which are related to sales, production or other matters of factory management are the ones dealt with in such accounts. This leads to the exclusion of certain expenses like interest, bad debts and revenue income from other than द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स जैसे प्योर फाइनेंशियल आइटम्स है, राइट, उससे यहां पर एक्सक्लूड किया जाएगा। आपको पता हो तो कॉस्ट शीट के अंदर भी हम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल आइटम्स है उसको कॉस्ट ऑफ सेल से अलग लिखते या फिर लिखते ही नहीं है। मैंने कॉस्ट शीट में आपको तब भी बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया था, उसको हमें कॉस्ट शीट में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम जब यूज करते हैं तो उससे ऐसी आइटम्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो जनरली कॉस्ट शीट जो है वो सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूज किया जाता है, तो उस केस में हम ये सारी आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो वहां पर कंफ्यूज, मतलब कि ये दोनों चैप्टर्स, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में तो दोनों चैप्टर साथ में आएंगे, तो फिर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से लिखना या फिर उसको एक्सक्लूड करके नोट्स में लिखने के लिए मैंने बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपको नोट्स में लिख देना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो परचेस सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है उसी को यहां पर ध्यान में लिया जाता है। Non-integrated accounting systems contain fewer accounts as compared to financial accounting system due to the exclusion of purchase expense and also balance sheet items like fixed asset, debtors, creditors. यहाँ पर comparatively कम accounts का use किया जाता है। यहाँ पर purchase sales expense वगैरह के अलग तरीके के अकाउंट्स यूज किए जाते हैं और जो डेटर्स, क्रेडिटर्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जैसे बैलेंस शीट आइटम है वो तो प्योरली एक्सक्लूड किया जाता है। उसके लिए एक ही अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आइटम्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय एन अकाउंट नोन एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो चीजों के लिए, जो आइटम्स के लिए अलग से अकाउंट नहीं है उसके लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। The important ledgers to be maintained under non-integrated accounting system in the cost accounting are as follows. कुछ accounts maintain किए जाते हैं non-integrated accounting system के अंदर।
कौन सा अकाउंट है वो यहां पर हम समझने वाले हैं, राइट। सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज द प्रिंसिपल लेजर of the cost department in which impersonal accounts are recorded. This ledger is made self-balancing by maintaining therein control accounts for each subsidiary ledger. ये principal ledger है, ये main ledger है। जो भी impersonal accounts है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपली यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट आइटम्स जो भी है, राइट, उसका ये सब्सटीट्यूट है। मतलब कि जितनी भी बैलेंस शीट आइटम आपको याद आती है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, लोन, चाहे जो भी चीजें हो, जो भी चीज आपको जरूरी लगती है कॉस्ट शीट में लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। इवन जो कॉस्टिंग पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी कॉस्ट लेजर में जाएगा, राइट, क्योंकि हम नॉर्मली पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। Stores ledger. It contains an account for each item of stores. The entries in each account maintained in this ledger are made from the invoice, goods received notes, material requisition, material received note, etc. ये stores ledger है, kind of purchase हो गया या फिर जो भी मटेरियल है वो रिसिप्ट होता है या फिर इश्यू होता है, वो सब कुछ स्टोर्स लेजर के अंदर मेंटेन किया जाता है। जैसे हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, वैसे यहां पर स्टोर्स लेजर डेबिट किया जाता है। और एक अकाउंट है जनरली परचेस के लिए, वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, तो जनरली परचेस की जगह पर वो यूज किया जाता है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, स्पेसिफिकली नहीं किया है कहा है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज करना रहता है। उसी में परचेस होगा, उसी में इश्यू किया जाएगा। जो भी मटेरियल इश्यू करते हैं वो भी कॉस्ट लेजर के अंदर, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें इश्यूज जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी तरीके से नहीं दिखाता है, डेफिनेटली उसकी इंपैक्ट एट द एंड इन्वेंटरी पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो परचेस है, राइट, और तो और जो इन्वेंटरी है वो एक ही साथ मेंटेन किया जाता है, इन्वेंटरी का भी रिकॉर्ड, इन्वेंटरी का भी लेजर। तो स्टोर्स लेजर जो है इसमें रॉ मटेरियल की जितनी भी मूवमेंट्स है, रिसिप्ट हुई, इश्यू हुआ, राइट, रिटर्न कर दिया, रिटर्न मिला हमें, वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टोर्स लेजर में वो एंट्री की जाएगी। तो इसकी एंट्रीज जो है वो इनवॉइस अगर रिसीव किया है या फिर गुड्स रिसीव्ड नोट में जनरली क्वांटिटी की भी कितनी एक्चुअल में रिसीव हुई है, मटेरियल रिक्विजिशन कितना इश्यू करना है, मटेरियल रिसीव्ड नोट कितना मिला है, उन सभी के बेसिस पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो भी अवेलेबल है उनके बेसिस पर यहाँ पर एंट्रीज की जाती है। Accounts in respect of each item of stores show receipt, issue and balance in physical as well as in monetary terms. जो भी accounts है, राइट, वो रिसिप्ट्स, इश्यू, बैलेंस सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर मॉनिटरी टर्म्स में दिखाया जाएगा, फिजिकल टर्म्स में भी हो सकता है, बट आपको क्वेश्चंस में मॉनिटरी टर्म्स में ही कंसिडर करना रहेगा कि कितनी अमाउंट का रिसीव हुआ, कितनी अमाउंट का मटेरियल अपने इश्यू किया और कितनी अमाउंट बैलेंस में है, राइट। फिर है WIP लेजर। जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, कि कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से पीरियड एंड में कितना बना फिनिश गुड्स वो भी दिखेगा और वो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी कितना इन प्रोडक्शन है वो WIP अकाउंट से, उस पीरियड में कितना WIP में एक्सपेंस किया और उसमें से कितना फिनिश गुड्स मिला, इवन कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब कुछ WIP लेजर में से मिलेगा। This ledger is also known as job ledger. It contains accounts of unfinished jobs and processes. All material costs, wages and overheads for each job in process are posted to the respective job accounts in this ledger. जो भी मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपने यहाँ पर इनकर किए फॉर द प्रोडक्शन, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर WIP में रिकॉर्ड किया जाएगा उस जॉब के लिए। ये कई बार जॉब वाइज भी होता है, अलग अलग जॉब अलग अलग काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग WIP अकाउंट, अलग अलग जॉब अकाउंट्स हो सकते हैं। The balance in a job account represents total balance of job or WIP as shown by the job account. इसमें जो भी बैलेंस है वो कितना वर्क इन प्रोग्रेस है एट द एंड ऑफ सच पीरियड वो दिखाया जाता है, और जो भी फिनिश्ड गुड्स बन जाता है WIP में से वो ट्रांसफर किया जाता है फिनिश्ड गुड्स लेजर अकाउंट में, जो हमारा नेक्स्ट लेजर है। फिनिश्ड गुड्स लेजर में वो दिखता है कि भाई कितना प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, WIP में से कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ा है और उसमें से कितना सेल किया वो क्रेडिट किया जाता है।
It contains an account for each item of finished product manufactured or the completed job. If the finished product is transferred to stock, a credit entry is made in the WIP ledger and corresponding debit entry is made in this ledger. जो भी finished goods हमें मिला उसके लिए WIP अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और finished goods ledger अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा और WIP में से कम होके वो फिनिश गुड्स में जा रहा है तो WIP कम हो रही है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। राइट, ये सारी एंट्रीज भी हम इन डिटेल समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कौन से लेजर्स, इंपॉर्टेंट लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, कॉस्ट लेजर, स्टोर्स लेजर, WIP लेजर एंड फिनिश गुड्स लेजर। कॉस्ट लेजर जो भी बैलेंस शीट आइटम्स है उनकी रिकॉर्डिंग के लिए, उनके अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके अकाउंट्स में एंट्रीज पास करने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। सेकंड है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर के अंदर जो भी मटेरियल परचेज हुआ, मटेरियल इश्यू हुआ, रिटर्न मिला, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। काइंड ऑफ इन्वेंटरी का रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, पर वो मॉनेटरी टर्म्स में हम लिखेंगे इन द क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिकल्स। फिर WIP लेजर, जितना भी कॉस्ट हमने प्रोडक्शन के लिए किया और उसमें से कितना फिनिश गुड्स मिला और एट द एंड कितनी WIP है वो WIP लेजर अकाउंट में से मिलेगा। फिनिश गुड्स कितना मिला, जो WIP में से प्रोडक्शन हो चुका वो कितना है वो फिनिश गुड्स लेजर में पता चलेगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें से कितना सेल किया वो वहां से ट्रांसफर किया जाएगा आगे के सेल्स रिलेटेड जो अकाउंट्स है उसके अंदर। राइट, तो ये प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंट लेजर से ये आपको एज अ थियरी पूछ सकते हैं और हमारा प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग प्रिंसिपल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, पर उसके पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्री से वो समझ लेते हैं। 7.6 पर दिया हुआ है, ये जर्नल एंट्रीज हम समझ लेंगे तो आपको वो जो प्रिंसिपल लेजर है वो इन डिटेल समझ में आ ही जाएंगे। राइट, चलिए तो ये जर्नल एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज है। जब भी हम मटेरियल परचेस करेंगे तो नॉर्मल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। अगर कैश परचेज है तो कैश एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे और अगर वो क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। राइट, तो ये जर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में परचेज अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। नॉर्मल सिनेरियो में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। राइट, और हमारे पास यहाँ पर कैश, बैंक, क्रेडिटर अकाउंट नहीं है तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपके पास बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं है, वो हमने आगे ही समझा। राइट, तो यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा। सो परचेज अगर किया है 5000 रुपीज का कैश या फिर क्रेडिट, तो क्या एंट्री होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 5000। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है 5000 से और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है 5000 से। अब ये जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करने के लिए है। वो अब परचेस कर लिया, अब वो हमारी इन्वेंटरी बन गई, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी बन गई, तो उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर किया जाता है। जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में से जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा और स्टोर्स लेजर में स्टोर्स इन्वेंटरी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 5000। तो यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट 5000 से हो गया तो उसमें अब कोई भी बैलेंस, उसमें अब कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगी, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राइट, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो सिर्फ परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए है। जब भी परचेस होता है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाता है और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है। कैश है, क्रेडिट है, डजंट मैटर इन केस ऑफ अ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि सब कुछ हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही क्रेडिट करना होगा इन केस ऑफ परचेस। और फिर वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का जो मटेरियल है उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और यहां पर हमारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एंट्री जो है, राइट, इसमें क्या करना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं और फिर क्रेडिट करते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या करें सीधा ही, राइट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, SLC स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। तो ये दो एंट्री का एक एंट्री हो जाएगा, यहां पर नेट ऑफ ही होने वाला है। Sometimes material control account is dispensed with the entries are directly made into
स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट गिविंग अ क्रेडिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो मैंने बोला राइट। कई बार ऐसा होता है कि ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डिस्पेंस ऑफ कर दिया जाता है और सीधा ही एसएलसी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास कर दिया जाता है। एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, एसएलसी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिकली मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, स्पेसिफिकली आपको कहीं पर बोला हुआ है, तो आपको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना रहेगा। अदरवाइज आपको सीधा ही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कंसीडर करेंगे तो चलेगा राइट। क्वेश्चन में दिया है तो ही आपको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट, फिर उसको ट्रांसफर करना है इन एसएलसी, अदरवाइज आप सीधा ही एसएलसी में डेबिट करेंगे तो चलेगा राइट। तो जनरली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को सीएलसी कहेंगे हम और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को एसएलसी। इजीली फटाफट हो जाए इसीलिए आपको लिखना पूरा ही है, अच्छे से ही लिखना चाहिए राइट। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं राइट। ये दोनों एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बताया तो आपको यूज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी है, एक आधा क्वेश्चन में आएगा कि जहां पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल की जगह पर ही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया गया है, नाम ही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया है। सी हमने यहाँ पर देखा कि मटेरियल अकाउंट पहले डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट हुआ, तो उसकी कोई बैलेंस नहीं है। तो प्रैक्टिकली जनरली कभी भी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस नहीं रहेगी। पर अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज करना रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है तो उसकी जगह पर आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड ही यूज करना रहेगा, चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो, लेजर पोस्टिंग हो, सभी जगह पर। आया समझ? ये ऐसा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, परचेज वर्थ ₹500 फॉर स्पेशल जॉब। अगर स्पेशल जॉब के लिए ₹500 के कोई स्पेसिफिक परचेस कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक टू जॉब है, तो उसको इन्वेंटरी में नहीं रखेंगे, सीधा ही उस जॉब को दे देंगे। और यहाँ पर जॉब वर्ड है वो जनरली WIP अकाउंट से कंसिडर किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये WIP में एक्सपेंस इंक्रीज करेगा राइट, तो WIP अकाउंट डेबिट होगा। और जो भी हम कैश से या फिर क्रेडिट पर परचेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या यूज करना है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो WIP अकाउंट डेबिट 500 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500 राइट। यहाँ पर ये WIP को वर्क इन प्रोग्रेस को WIP अकाउंट कहेंगे, ये CLC। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको पूरा लिखना है। चलो फिर मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। मटेरियल हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है? परचेस रिटर्न हमें कंसिडर करना है। तो जनरली कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास कैश बैंक या क्रेडिटर नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है और यहाँ पर परचेस अकाउंट की जगह पर क्या होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सी यहाँ पर हमारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट अगर हमने बनाया है फिर भी यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। हमारा स्टोर्स लेजर में जितना भी हमने परचेस किया था वो हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमारी इन्वेंटरी है वही हमें कम करनी है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में इन्वेंटरी आई थी तब हमने डेबिट किया था, अब उसमें से वो रिटर्न हो रहा है तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो क्रेडिट करना रहेगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना रहेगा। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 500। परचेस रिटर्न इन्वेंटरी नहीं है तो उसकी जगह पर क्या वर्ड होता है? SLC स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न की जगह पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा, ये अकाउंट यूज किया जाएगा राइट। और कैश बैंक क्रेडिटर की जगह पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल। फिर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है वो इश्यूड टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल है वही स्टोर्स लेजर WIP में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स जो है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ओवरहेड्स भी किस टाइप के हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स राइट, वो एक टाइप का ओवरहेड है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ये हमने समझा है। प्रोडक्शन, फैक्ट्री, वर्क ओवरहेड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मटेरियल लेबर जो भी है वो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन के लिए यूज हुए हैं
राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज हो गया, सुपरवाइजर का फीस वगैरह हो गया, ये इन डिटेल हमने सारे के सारे एग्जांपल्स, सारी की सारी चीजें कॉस्ट शीट में इन डिटेल पड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जो ऑफिस मैनेजमेंट है, एचआर है, इंश्योरेंस, इन टैक्सेस एंड अकाउंटिंग, राइट, वो सारे लीगल फीस, डायरेक्टर्स, उन सभी का एक्सपेंस आता है। सेलिंग ओवरहेड जो इसमें सेल करने के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, वो सब कुछ आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स जो है, राइट, फिनिश गुड्स है, उसको फैक्ट्री या फिर प्रीमाइसेस जो भी मैन्युफैक्चरर है वहां से सेल करने के लिए लेकर जाने का जो भी एक्सपेंस है, वेयर हाउस चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, उनका डेप्रिसिएशन, उनका इंश्योरेंस, वो सब कुछ कवर अप होता है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। जनरली हमने कॉस्ट शीट जो पढ़ा था, राइट, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कहां पर ऐड करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऐड किया जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स उससे हमें मिलता था, राइट। तो वो जो है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने आगे ऐड करते थे। ऐसा है तो एक बार हम कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट याद कर लेते हैं। आपको याद है पूरा फॉर्मेट? चलिए याद करते हैं वो। ऐसा तो आप चैप्टर 6 में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, पर वो पूरा एक बार हम याद कर लेंगे तो हमारा ये आगे की एंट्रीज समझना भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। तो वो एक बार याद कर लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो परचेस किया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इवन परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो जनरली ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है। उसमें डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो ऐड किया जाता है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया जाता है, तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, जो मेन कॉस्ट है वो मिलता है, जिसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट जो है, राइट, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो भी बोलो, राइट, वो ओवरहेड्स ऐड करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। उसमें हम जो WIP है उसको एडजस्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करते हैं, राइट। जो भी ओपनिंग बैलेंस है वर्क इन प्रोग्रेस की वो ऐड किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किया जाता है। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी कई बार कहा जा सकता है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मिलता है। तो जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, फिर हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिला कि फैक्ट्री में कितना कॉस्ट हुआ प्रोडक्शन करने के लिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है बट डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स किसी की भी हो सकती है, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल का पार्ट नहीं होगा, वो COS में आएगा बट वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में हमें ऐड नहीं करना है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होगा, राइट। ये ध्यान में रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अगर कुछ भी है तो वो भी ऐड किया जाएगा। R&D कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो वो भी यहां पर ऐड किया जाएगा। R&D अगर ऑफिस के लिए या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो वो यहां पर नहीं आएगा, राइट। और अगर कोई भी रिकवरी हुई है स्क्रैप वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे सेल करने से, तो उसको कॉस्ट में से माइनस किया जाता है, तो हमें जो मिलता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है कि प्रोडक्शन करने में हमें क्या क्या खर्चा हुआ, राइट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये 5 चीजें एडजस्ट की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकेजिंग, R&D कॉस्ट, राइट, और जो रिकवरी है उसको माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर हम फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी का एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, राइट। उसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। हमने कितना प्रोडक्शन किया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से हमारे पास फिनिश गुड्स की जो इन्वेंटरी थी उसको ऐड करेंगे, और जो इन्वेंटरी बाकी है क्योंकि वो अभी तक हमारा कॉस्ट नहीं है इसीलिए उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं कि ये अभी तक नहीं बेचा है तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। हमने जो सेल किया उसका गुड्स, उस गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ वो है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, जो जनरली पीरियड कॉस्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है प्रोडक्शन से, उसको ऐड किया जाता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो इस पीरियड में हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके लिए होता है, तो वो ओवरहेड्स उसमें ऐड किए जाते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग भी जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, तो उसको ऐड करते हैं। तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कि भाई सेल्स करने के लिए इस पीरियड में कितना कॉस्ट हुआ, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेल्स, राइट। ये पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इन डिटेल हमने चैप्टर 6 के अंदर कवर अप किया है। तो वही चीज यहां पर हमारी अकाउंटिंग में भी दिखेगी, राइट। आपका जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह है, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड है, वो WIP में आपका जाएगा, क्योंकि तभी आपको फिनिश गुड्स मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है उनसे हमें, राइट। तो कौन से टाइप का फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल ओवरहेड्स है, वो हमें समझना जरूरी है। उसके बेसिस पर आपकी एंट्रीज आगे की रहेगी। और यहां पर भी जो मटेरियल हमने आगे परचेस किया है, तो स्टोर्स लेजर के अंदर भी मटेरियल जो है वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से फिर क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कई बार सेम मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन अभी नहीं किया जाएगा, वो फिर किस पर्पस के लिए यूज होता है उसके बेसिस पर वो एक्सपेंस है वो अलोकेट किया जाएगा। बाकी तो वो इन्वेंटरी में एज इट इज दिखेगा, रॉ मटेरियल में ही दिखेगा। चलिए, तो यहां पर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है वो इश्यूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया, इश्यू करेंगे तो WIP जो है वो बढ़ेगी, और जो हमारा स्टोर्स लेजर है मतलब कि इन्वेंटरी है वो कम होगी। तो WIP बढ़ेगी तो WIP अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इन्वेंटरी का इन्वेंटरी है, असेट है, तो असेट जनरली डेबिट की जाती है अगर वो इंक्रीज होती है तो। और जो इन्वेंटरी है, राइट, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है वो स्टोर्स लेजर कंट्रोल है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल भी असेट है, अगर वो हम यहां पर कम कर रहे हैं तो उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो WIP अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1000। जो हमने परचेस किया था वो SLC में हमने डेबिट किया था, अब SLC में से इश्यू हो रहा है मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, तो हम SLC अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करेंगे। फिर मटेरियल इनडायरेक्ट इश्यूड टू प्रोडक्शन, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट माना जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड है। जो भी अकाउंट का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है उसका यूज कर सकते हैं। डेबिट 200 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 200। यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल भी जाएगा कहां पर, है कहां पर अभी, SLC में, उसमें से जाएगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट है, राइट, तो वो एक्सपेंस डेबिट होगा, ज्यादा एक्सपेंस हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड का, और यहां पर इन्वेंटरी कम हुई उसके लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर मटेरियल वर्थ ₹200 रिटर्न फ्रॉम शॉप टू स्टोर्स, जो प्रोडक्शन वगैरह के लिए दिया था वो मटेरियल रिटर्न हुआ स्टोर्स के पास, तो यहां पर क्या हुआ, स्टोर्स में इन्वेंटरी बढ़ी, राइट, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और WIP प्रोडक्शन में जो दिया था वहां से रिटर्न हुआ, तो WIP में से वो एक्सपेंस कम होगा तो WIP को क्रेडिट करेंगे। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 200 टू WIP अकाउंट 200, राइट। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। मटेरियल वर्थ ₹100 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2, जॉब 1 में से जॉब 2 में मटेरियल ट्रांसफर किया। लाइक सिंपली आप भी जब स्कूल क्लासेस वगैरह में थे तो एक क्लास में से दूसरे क्लास में चौक, डस्टर, मार्कर वगैरह जाते थे, तो उसका फर्क स्टोर्स वाले या फिर जो भी ऑफिस मेंटेनेंस ऑफिस, एडमिन ऑफिस थे उनको फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ही यहाँ पर एक जॉब में से दूसरी जॉब में अगर मटेरियल जा रहा है तो स्टोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। उन्होंने तो बस यही दिखाना है कि भाई मैंने तो इश्यू कर दिया। उन्होंने भले ही जॉब 1 में इश्यू किया था तब क्या एंट्री की होगी, जॉब 1 अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट, उनके लिए तो जॉब 1 में चला गया। फिर जॉब 1 अगर जॉब 2 को देते हैं तो जॉब 1 में जब मिला था तब क्या किया था, उन्होंने डेबिट किया था। अब वो जॉब 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और जॉब 2 को मिल रहा है तो जॉब 2 के लिए वो डेबिट होगा। तो जॉब 2 अकाउंट डेबिट, क्योंकि जॉब 2 को वो रिसीव कर रहे हैं तो जॉब 2 अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, और जॉब 1 अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसका एक्सपेंस, उसके पास जो मटेरियल था वो कम हो रहा है, राइट। मटेरियल वर्थ ₹100 इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर्स वगैरह के लिए यूज किया गया है, तो वो भी जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इश्यू किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 100 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 100।
अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल है वो एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकता है, स्टेशनरी वगैरह है तो वो एडमिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी जा सकती है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जाता है तो एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट और एसएलसी में क्रेडिट किया जाता है, वैसे ही दूसरे अगर कोई भी ओवरहेड्स कोई भी इनडायरेक्ट पर्पस के लिए यूज किया गया है, इश्यू किया गया है, तो उस केस में वो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और एसएलसी को क्रेडिट करेंगे। अगर वहां से रिटर्न होता है तो एसएलसी अकाउंट स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोडक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिंपल। चल, तो ये पूरा पार्ट था मटेरियल रिलेटेड स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज की जाती है, राइट। जब भी परचेस होता है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसको यूज किया जाता है। अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और फिर उसको स्टोर्स लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो सीधा ही आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ही यूज करना चाहिए, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, राइट। तो फिर आपको ये ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर आपको एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आया है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दे रखी है तो उस केस में आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ही यूज करना चाहिए। फिर मटेरियल जो है वो अगर डायरेक्टली जॉब के लिए परचेस किया तो ये जॉब या फिर WIP अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर मटेरियल रिटर्न करा जाता है तो स्टोर्स लेजर में से वो कम हो जाएगा और कॉस्ट लेजर में डेबिट होगा, तो CLC अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट हो जाएगा। अगर मटेरियल है वो प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया जाता है तो SLC में से कम होगा और WIP अकाउंट में डेबिट होगा, तो WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अगर वो इनडायरेक्ट पर्पस के लिए है तो जो भी रिस्पेक्टिव ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अगर वो वहां से रिटर्न होता है, अगर जॉब प्रोडक्शन में से रिटर्न होता है तो SLC अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट हो जाएगा। अगर दूसरे इनडायरेक्ट पर्पस के लिए इश्यू किया था वहां से रिटर्न होता है तो प्रोडक्शन एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट जो है SLC अकाउंट डेबिट एंड प्रोडक्शन एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर एक जॉब में से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो रिसीव कर रहा है उस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उस जॉब को, और जो ट्रांसफर कर रहा है उनको उनका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, राइट। और अगर रिपेयर वगैरह के लिए तो प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट होगा। सिंपल। अब बारी है लेबर वेजेस जो पे करते हैं तो उसके लिए भी वेज कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है उसमें ये भी एक्सपेंस है, तो जब भी इनकर करते हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, और कैश बैंक या पेमेंट करना लायबिलिटी बाकी है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1000 रुपीज। अब जो भी डायरेक्ट वेजेस है वो पे किया तब वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC हुआ। अब ये वेजेस डायरेक्ट है मतलब कि प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है, तो इसमें ये एक एंट्री होगी और दूसरी एंट्री जो यहां पर नहीं दी गई है, राइट। दूसरी एंट्री क्या होगी कि ये वेजेस जो है वो ट्रांसफर करने होंगे। सी वेजेस की कोई बैलेंस नहीं होती है, वो पूरा का पूरा यूज हो गया उसके के लिए है, तो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है। तो प्रोडक्शन का सारा हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, 1000 रुपीज का था तो 1000 रुपीज से ही क्लोज ये क्रेडिट कर दिया जाएगा वेजेस कंट्रोल। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट की कभी भी बैलेंस नहीं होती है, वो पूरा का पूरा एक्सपेंस है। ये आप रिकॉर्ड लिख लीजिएगा, राइट। वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये फर्स्ट है, उसके नीचे ही आपको सेकंड करके लिखना है, यहां पर नहीं दिया है आपको, राइट। साइड में कहीं पर भी लिख लीजिएगा, जब भी वेजेस जो किए गए हैं, इनकर किए गए हैं, उनको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो यूज किए गए हैं, राइट।
चलिए, अब ये डायरेक्ट वेजेस थे, इनडायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो भी इनकर किया है उसमें भी सेम वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जब भी इनकर किया तब, और फिर वो ट्रांसफर किया जाएगा रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स अकाउंट में। अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड था तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल होगा, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी होगा, सॉरी वेजेस कंट्रोल होगा। और अगर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट होगा। बाकी फर्स्ट एंट्री वेजेस कंट्रोल की तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सेम रहेगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये तो कई बार साथ में ही करना एडवाइजेबल रहता है। अगर आपको अलग अलग वेजेस दिए हैं तो ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो टोटल अमाउंट ही लिख देनी चाहिए, वही इजी रहता है। फिर अगर वो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वर्कर्स के लिए था तो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करो, अगर वो इनडायरेक्ट के लिए था तो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिस्पेक्टिवली जो भी होगा एज एप्लीकेबल वो डेबिट किया जाएगा, राइट। तो ये प्रोडक्शन के लिए है तो वेजेस कंट्रोल 700 टू कॉस्ट लेजर 700, प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल 700, यहां पर भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वैसे ही यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का समझा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डेबिट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का समझा है जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? चल, अब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलर वर्क इन प्रोग्रेस जॉब के लिए किया गया है तो वही जॉब को हम डेबिट करेंगे और सीएलसी को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो जॉब नंबर 12 यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जॉब नंबर 12 के लिए 500 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंस किया है, तो जॉब नंबर 12 अकाउंट डेबिट 500 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500, राइट। इसके लिए अगर आपको अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर लेजर भी बनाना है तो बना सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस को डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे कि डब्ल्यूआईपी अकाउंट या जॉब नंबर 12 अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। अब है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हम इनकर करेंगे, सी ओवरहेड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो वो स्टोर्स लेजर में से ट्रांसफर किया जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा तो वो वेजेस कंट्रोल में से ट्रांसफर किया जाएगा। बट उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट होंगे, राइट, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, उनका रेंट वगैरह हो गया, तो उस केसेस में ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट जो है वही डेबिट किया जाता है और सीएलसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, राइट। फिर वो जिस पर्पस के लिए ओवरहेड्स था वहां पर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹500, प्रोडक्शन के 150, एडमिनिस्ट्रेशन के 150 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के 200। तो जो भी रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट है उनको डेबिट किया जाएगा टू सीएलसी। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 150, एडमिन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट 150, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट 200, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500। सिंपल। अगर कैरिज इनवर्ड है डायरेक्ट टू फैक्ट्री, वो जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कैरिज इनवर्ड होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी करा जाएगा 100 रुपीज पर। अगर वो डायरेक्ट है तो वो डेफिनेटली परचेस मटेरियल परचेस कॉस्ट का ही पार्ट होगा, जो हमने चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट में भी पढ़ा है और चैप्टर 6 कॉस्ट शीट के अंदर भी पढ़ा हुआ है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर। अब प्रोडक्शन ओवरहेड है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हम डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो फिनिश गुड्स बनने में यूज किया गया है। सो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में से वो एब्जॉर्ब होकर कहां पर जाएगा, डब्ल्यूआईपी अकाउंट में। तो डब्ल्यूआईपी की वैल्यू है वो बढ़ रही है तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, और यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड को हम कम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस है। So WIP account debit 1000 to production overhead control account 1000 rupees. Clear, right? तो WIP के अंदर अब तक क्या क्या गया, डायरेक्ट मटेरियल जो SLC में से ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट वेजेस जो वेजेस कंट्रोल में से ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए, इवन कुछ मटेरियल डायरेक्टली परचेस भी किए होंगे WIP के लिए तो वो भी हो सकता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड भी डेबिट किया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ₹500 फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स, अगर फिनिश गुड्स जो है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वो एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो दोनों को ही कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 500, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹100 रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स, वो जो एब्जॉर्ब किया वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ₹100, राइट।
अब और एक चीज जो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ी है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो होता है वो जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी पार्ट होता है। वो हम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं जिससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो भी है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले ऐड नहीं किया जाता, वो सीओजीएस में ऐड नहीं किया जाता, वो सीओजीएस का पार्ट होता ही है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो है वो हमें कहां पर रिकवर करना है, उसकी रिकवरी या एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब इनकर करेंगे तब तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सीएल से, पर रिकवरी करते हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की रिकवरी कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एडमिन ओवरहेड्स। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो उस केस में हम फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कंट्रोल अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो इनकर होगा तब तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा। बट अगर मतलब जब भी हम रिकवर करेंगे, एब्जॉर्ब करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हमें फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट करना होगा। बाकी जनरल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। ये खास ध्यान रखना, ये याद रखना, राइट। तो ये एंट्री आप लिख लीजिए जहां पर भी आपको जगह मिले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए तो वो जनरल माना जाएगा। स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है, या फिर ऐसा बोला गया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो ये माना जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है, तब भी ये माना जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। whenever it is absorbed based on factory cost or factory overheads, it is assumed that यहाँ पर इट इज की जगह पर ना स्पेसिफिकली लिखना चाहिए whenever admin overheads are absorbed based on factory cost or factory overheads, it is assumed that it is related to they are related to टू प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए हमने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट समझा था, उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तभी वो उसके बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अदरवाइज तो वो जनरली सेल्स वगैरह के बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट, या अदर कोई बेसिस हो सकता है। बट अगर वो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट की किसी भी आइटम के बेसिस पर वो रिकवर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ पार्ट ऑफ सीओजीएस, राइट। तो यही एंट्री पास करनी रहेगी। ऐसा कहा था क्वेश्चन में, आएगा भी सही इस चैप्टर के। चलिए देन अब हमने ओवरहेड्स में पढ़ा है
कि जितना एक्चुअल में इनकर किया है और जितना एब्जॉर्ब किया है, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उसे अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। मतलब कि अगर आपने जो भी इनकर किया है एक्सपेंस, एब्जॉर्प्शन है वो जनरली ईयर या पीरियड के स्टार्टिंग में ही कर दिया जाता है कि भाई कितना एब्जॉर्ब करना है। जो भी एक्सपेक्टेड है कि भाई हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना सेल्स करेंगे, उसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है वो सब कुछ इन डिटेल हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में समझा हुआ है। बट एक्चुअल एक्सपेंस है वो उनसे अलग हो सकता है। अगर अलग होगा तो अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो भी एक्सपेंस ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब किया है, 1000 रुपीज एब्जॉर्ब किया है, राइट, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है अगर वो 1200 है, अगर जो आपने एब्जॉर्ब किया है वो 1000 है और जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 1200 है, तो मतलब कि आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो अंडर है, कम एब्जॉर्ब किया है, तो उस केस में अंडर रिकवरी माना जाएगा और उतना एक्सपेंस आपको ज्यादा रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1000 एब्जॉर्ब कर दिया है बट 1200 का एक्सपेंस हुआ है, तो 200 से आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर बुक करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, तो वो जनरली कॉस्टिंग पैनल को डेबिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक्सपेंस को और ज्यादा रिकॉर्ड करना रहेगा 200 से। और अगर आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो 1000 रुपीज है और एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ है वो 900 रुपीज है, मतलब कि आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो ज्यादा किया है, यहां पर ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो उसमें आपको कॉस्ट को रिवर्स करना रहेगा, मतलब कि कॉस्टिंग पीएनएल को जनरली क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है तो उस केस में कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस हमने कम रिकॉर्ड किया है। टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एग्जांपल है, एडमिन, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकता है। और अगर ओवर रिकवरी है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाता है और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट किया जाता है और कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? यहां पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यूज किया जा सकता है, तो उस केस में जो भी अंडर रिकवरी होगी तो यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल की जगह पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, और अगर ओवर रिकवरी होगी तो यहां पर जो कॉस्टिंग पीएनएल है उनकी जगह पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, राइट। तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ अंडर रिकवरी, और जो भी ओवरहेड रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। और अगर ओवर रिकवरी है तो उसमें जो भी ओवरहेड अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा और ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर ये ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, और फिर जो नेट बैलेंस बचेगी उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो जो भी उसकी बैलेंस आएगी उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। मतलब कि दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट हो सकता है, या फिर कॉस्टिंग ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल हो सकता है। जो भी नेट बैलेंस अंडर या ओवर रिकवरी होगी उसके बेसिस पर ये ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये सारे के सारे ओवरहेड्स के लिए एक ही बनाया जाएगा। मतलब कि प्रोडक्शन में अंडर ओवर रिकवरी है, एडमिन में ओवर अंडर रिकवरी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ओवर अंडर रिकवरी है, वो पूरा का पूरा एक ही लेजर में जाएगा और उसकी फिर नेट इफेक्ट है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी। यहां पर जो आपको एंट्रीज दे रखी है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में हिट कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग पीएनएल में एडमिन ओवरहेड जो है वो डेबिट साइड पर उसकी अंडर रिकवरी दिखेगी, और यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड की ओवर रिकवरी दिखेगी और नेट इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में आ जाएगा। यहां पर नेट इफेक्ट अगर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे तो उसमें नेट इफेक्ट ही कहां पर ट्रांसफर कर रहा है? कॉस्टिंग पीएनएल में, राइट। फिर जो सेल्स होगा, अब सेल्स करने से पहले भी कुछ एंट्रीज होगी जो यहां पर नहीं दे रखी है, वो हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, राइट, उसमें क्या किया हमने? मटेरियल रिसीव किया, फिर हमने मटेरियल इश्यू किया, वो प्रोडक्शन के लिए भी था और तो और इनडायरेक्ट पर्पस के लिए भी, मतलब कि ओवरहेड्स के लिए भी था। फिर हमने कुछ रिटर्न किया, कुछ रिटर्न मिला, वो सब कुछ की एंट्रीज की। तो यहां पर हमारी जो सारी की सारी मटेरियल की एंट्री बन गई, फिर क्या होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा। तो ये जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है, राइट, वो बैलेंस जनरली क्या होगा? डेबिट ही होगा। जनरली क्या, मतलब कभी भी इन्वेंटरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वो डेबिट ही होगा, तो उसकी डेबिट बैलेंस रहेगी, राइट, डेबिट बैलेंस रहेगी। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस मिलेगा क्योंकि इन्वेंटरी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, राइट। तो जनरल केसेस में आपको डेबिट बैलेंस मिलेगी या फिर जीरो हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने एंट्रीज देखी उसमें से कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अभी भी ओपन होगा, उसकी एंट्रीज एट द एंड ही वो बैलेंस ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगी। चलिए, फिर ये वेजेस अकाउंट था, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो तो क्लोज हो जाएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सब कुछ WIP या फिर ओवरहेड्स अकाउंट में रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाएगा, तो वो एंट्रीज बंद हो जाएगा, वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो अब बचेगा वो होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो तो लास्ट में बैलेंस ही रहने वाला है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट अगर बनाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, WIP में इंपैक्ट आएगी। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भी क्या होगा कि वो हमने WIP में ट्रांसफर कर दिया और बाकी का बचेगा वो अंडर या ओवर रिकवरी होगा, वो कॉस्टिंग P&L में या फिर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। इवन अंडर या ओवर रिकवरी कई बार आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बैलेंस दे रखी है तो उस केस में आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना चाहिए, और अगर आपको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो उसमें ट्रांसफर करना चाहिए। ये ऐसा हो तो एक बार लिख लीजिए, अंडर और ओवर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन अगर है आर ट्रांसफर्ड टू costing P&L account if question is silent about treatment. If overheads account जो भी ओवरहेड अकाउंट हो, ओवरहेड अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस are given in the question, it is advisable to carry forward any under or over recovery of overheads। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ओवरहेड्स दिया हुआ है तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है अंडर या ओवर रिकवरी, जो भी डिफरेंस आ रहा है एट द एंड ऑफ और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सच एक्सपेंस ओवरहेड्स अकाउंट, तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर ऑफ ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट is given, then transfer under or over recovery of overheads to such account and then transfer or carry forward transfer net balance to costing P&L or carry forward net balance। जो भी नेट बैलेंस है उसे या तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे या फिर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है ऐसा बोला है, उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखी है, तो उसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अगर ऐसा ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है पर क्लोजिंग बैलेंस का क्या करना है कुछ नहीं पता है, तो उससे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। राइट, चलिए
तो यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन को हमने डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दिया, एडमिन सेलिंग को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो उसको हमने फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, सीएलसी अभी भी बाकी होगा। अब यहाँ पर जो डब्ल्यूआईपी है उसके अंदर हमारा क्या क्या गया होगा, जो WIP कंट्रोल अकाउंट होगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकती है, फिर मटेरियल आया होगा, मटेरियल कहाँ से आया होगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में से आया होगा, फिर वेजेस कंट्रोल में से वेजेस आए होंगे, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल आया होगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ आए होंगे, राइट। तो ये जो WIP है, राइट, उसमें ये सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, उसमें से हमें कुछ मिला होगा फिनिश गुड्स, तो ये फिनिश गुड्स की हमें एंट्री पास करनी होगी। तो वो पास क्या होगी, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम WIP, ट्रांसफर हुआ WIP में से वो जो मिला, तो यहां पर WIP अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ेगा और WIP का कम होगा। तो यहां पर एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी लिखे। अभी शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सारी एंट्रीज, बट हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, यहाँ पर हमारा जो WIP है उसमें से जो भी फिनिश गुड्स बना वो हमने फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया, और फिर जो नेट बैलेंस रहेगा, राइट, वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो WIP अकाउंट और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वो इन्वेंटरी है और उसकी बैलेंस डेफिनेटली डेबिट ही होगी। WIP अकाउंट SLC दोनों की बैलेंस डेबिट ही होगी, राइट। तो इस तरीके से ये एंट्री पास करेंगे जब भी फिनिश गुड्स हमारा बन रहा है तब। तो ये एंट्री भी आप लिख लीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं दे रखी है। चलिए, अब यहां पर हमारा क्या हुआ कि WIP में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर अब फिनिश गुड्स अकाउंट अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फिनिश गुड्स में भी कुछ ओपनिंग होगा, राइट। सब कुछ लास्ट पीरियड में सब कुछ जो बना वो सेल कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस WIP में से यहाँ पर गुड्स आए होंगे जो बनकर आए वो, प्लस हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा होगा, वो भी हमने यहाँ पर FG को डेबिट किया होगा। इसमें से कुछ हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो हम सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। इवन कई बार वो COGS अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी एट द एंड कहां पर ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स सोल्ड के लिए क्या एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा जितना भी फिनिश गुड्स सेल किया गया है उसकी कॉस्ट जो है। तो फिनिश गुड्स जो भी सेल किया है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इस तरह से एंट्री पास ऑन की जाएगी। और फिर यहां पर जो भी रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। फिनिश गुड्स की भी इन्वेंटरी स्टॉक है तो डेबिट बैलेंस ही रहेगी। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल लेजर अकाउंट एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस होगी और वो डेबिट बैलेंस रहेगी। अब ये जो फिनिश गुड्स जो है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दी है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमें सेल करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इसका भी यहां पर एंट्री नहीं दिया, ये भी एंट्री आपको लिखना है। फिनिश गुड्स सोल्ड की भी एंट्री लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब जो है वो
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट अगर हम बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा, एक तो यहाँ पर ये फिनिश्ड गुड्स आया वो, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने उसकी एंट्री क्या, वो जो रिकवर होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, उसकी एंट्री क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर भी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी है यहां पर डेबिट हुआ होगा। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें सब कुछ सेल के रिलेटेड जितना भी कॉस्ट है वो सब कुछ कवर अप हो गया। तो इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा कि भाई ये टोटल कॉस्ट है जो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। तो यहां पर ये क्या एंट्री हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू पीएनएल। तो इसमें क्या एंट्री होगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। यहां पर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्लोज हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसकी कोई बैलेंस नहीं होगी, राइट। ये सेल कर रहे हैं तो वो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल में एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा कॉस्टिंग पीएनएल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है यहां पर क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा, राइट। ये एंट्री भी लिख लीजिएगा। राइट तो इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, राइट, वो क्लोज हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। अब जब भी हम सेल करेंगे, ये जो मटेरियल हमारा है, राइट, वो हम फिनिश गुड्स जो है वो हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करते हैं हम, सेल्स की जनरली हम एंट्री करते हैं कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां पर हमारा कैश बैंक और डेटर अकाउंट नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कई बार वो सेल्स है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में ही लिख लिया जाता है। तो यहां पर सेल्स की एंट्री कैसे होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, राइट। तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर सेल्स दिख जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट या सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर सेल्स अकाउंट को कहां पर लेकर जाएंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, ये भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो अब कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर क्या होगा, कॉस्टिंग पीएनएल जो अगर बनाएंगे हम, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा वो डेबिट साइड पर होगा, और जो सेल्स है मतलब कि सीएलसी या फिर सेल्स अगर हम लिखें तो क्रेडिट साइड पर होगा। और तो और यहां पर ओवरहेड एडजस्टमेंट या फिर रिकवरी भी हो सकती है, यहां पर भी ओवरहेड की रिकवरी हो सकती है। अंडर रिकवरी होगी तो डेबिट साइड पर होगा, अंडर ओवर रिकवरी होगी तो क्रेडिट साइड पर होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, राइट, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो इसको हमें सीएलसी में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो नहीं है। कैपिटल अकाउंट होता तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं, अगर लॉस होता तो डेबिट करते और प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करते। बट यहां पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो हमें कहां पर ट्रांसफर करना है, सीएलसी अकाउंट में। बैलेंस शीट आइटम है तो सीएलसी में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ लॉस, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। समझ में आ रहा है। तो जो भी चीज है बैलेंस शीट आइटम की आपके पास नहीं है, उनके लेजर नहीं है, वो आपको कहां पर डेबिट या क्रेडिट करने हैं, उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है, सिंपल, राइट। अब यहां पर क्या होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपका जो मटेरियल परचेस किया, एक्सपेंसेस इनकर किए, वेजेस इनकर किए, राइट, और कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो सब कुछ वो कहां पर दिखेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर दिखेगा। अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो बैलेंस शीट के लेजर्स के लिए है, तो डेफिनेटली वो कभी भी क्लोज नहीं होगा, उसकी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। तो जनरली सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जनरल बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी। और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर WIP कंट्रोल अकाउंट और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की वो तो इन्वेंटरी है तो उसकी बैलेंस डेबिट ही होगी, वो जीरो हो सकती है या फिर डेबिट हो सकती है, वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है, राइट। तो जनरली आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम है तो ट्रायल बैलेंस बनेगा और वो मैच भी हो जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट
और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट वो डेबिट साइड पर होगा और सीएलसी ये क्रेडिट साइड पर होगा। कई बार ओवरहेड्स के भी अकाउंट हो सकते हैं अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी की वजह से, तो वो भी डेबिट या क्रेडिट वो कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर इसको हम टोटल करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि सीएलसी की क्रेडिट बैलेंस होगी और एसएलसी, डब्ल्यूआईपी और एफजी की डेबिट बैलेंस होगी। ये आपको लिखना हो तो कहीं पर भी लिख लीजिए। जनरली एसएलसी, डब्ल्यूआईपी और एफजी अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सब कुछ डेबिट ही होगा। और जो सीएलसी है उसकी बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी। तो इसी वजह से ये मैच हो जाएगा, जितना इन तीनों का टोटल होगा उतना ही सीएलसी का होगा। डबल एंट्री सिस्टम है, अगर ओवरहेड्स का है तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी होकर भी, डेबिट क्रेडिट होकर भी वो मैच हो ही जाएगा। डन, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से ये पूरा एंट्रीज किया जाएगा। ये एंट्रीज के लिए जो जो अकाउंट्स यूज किए गए हैं वो इन डिटेल आपको समझाया हुआ है 7.3 पर, प्रिंसिपल अकाउंट्स। वो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्रीज जो है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ क्या है वो समझ में आ जाएगा। The main accounts which are usually prepared when a separate cost ledger is maintained are as follow. Cost ledger control account. This account is also known as general ledger adjustment account. इसका दूसरा नाम general ledger adjustment account है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार cost ledger control account की जगह पर ये general ledger adjustment account ऐसा नाम भी हो सकता है। This account is made to complete double entry. ये सिर्फ double entry system को complete करने के लिए बनाया गया है। All items of expenditure are credited to this account. जितनी भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि कैश बैंक क्रेडिट होता है या फिर क्रेडिटर होता है, इसलिए। Sales are debited to this account and net profit or loss from costing P&L account is transferred to this account. Sales है CLC अकाउंट में डेबिट किया जाता है और P&L जो है प्रॉफिट या लॉस वो भी इसमें ट्रांसफर किया जाता है। The balance in this account at the end of the particular period represents the net total of all balances of the impersonal account. Simple. Stores ledger control account. This account is debited for the purchase of material and credited for issue of material from the stores. Debit किया जाता है purchase के लिए और credit किया जाता है issue of material के लिए। Simple. The balance in this account indicates the total balance of all the individual store accounts. Abnormal losses or gains if any in this account are transferred to costing P&L account. अगर इसमें abnormal loss या gains अगर कुछ भी होगा तो वो costing P&L में transfer किया जाएगा। Entries are made on the basis of goods received not and stores requisition etc. Goods received के basis पर purchase receipt दिखाया जाएगा, debit होगा, और material requisition stores requisition के basis पर issue दिखाया जाएगा। Wages control account. This account is debited with total wages paid, direct as well as indirect. Debit होगा जितना भी wages pay incur किया। Direct wages are further transferred to WIP account and indirect wages transferred to production overhead, admin overhead, selling distribution overhead, जैसे भी case हो, as the case may be. Wages paid for abnormal idle time are transferred to costing P&L. Abnormal idle time है तो costing P&L में transfer होगा, इधर डायरेक्टली और थ्रू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी अगर अलग से बनाया है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड एटसेट्रा। ओवरहेड रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। जितना भी रिकवर या एब्जॉर्ब किया जाएगा उसमें ये क्रेडिट किया जाएगा और डब्ल्यूआईपी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। The difference between overhead incurred and overhead recovered, that is under absorption or over absorption of overhead, is transferred to overhead adjustment account. ये costing P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। Work in process control account. This account is debited with total cost of production, which includes direct material, direct employees and direct expenses, production overhead recovered, and is credited with the amount of finished goods completed and transferred. इसमें डेबिट क्या होगा, जो भी मटेरियल कॉस्ट किया है, वेजेस इनकर की है, प्रोडक्शन ओवरहेड किया है, और क्रेडिट क्या किया जाएगा, फिनिश गुड्स को। The balance in this account represents total balances of jobs or work in process as shown by several job accounts. इसमें जो बैलेंस होगी जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में अभी तक फिनिश्ड नहीं हुआ है वो दिखाया जाएगा, दिखेगा। Admin overhead control account. This account is debited with overhead incurred and credited with overhead recovered. The overhead recovered are debited to finished goods control account if administration overhead related to production. अगर production related administration overhead है, right, तो finished goods control account में लिखा जाएगा जो हमने एंट्री लिखी हुई है, right. Otherwise to cost of sales, और बाकी के केसेस में जनरल होगा तो वो cost of sales में ट्रांसफर किया जाएगा।
इसमें भी जो डिफरेंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, इनकर्ड और रिकवर्ड, वो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कॉस्टिंग P&L और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। Finished goods control account. This account is debited with the value of goods transferred from WIP control account and administration cost recovered if relates to production activities. Finished goods control account है, उसमें डेबिट क्या किया जाएगा, जो भी WIP में से गुड्स मिला है, जो फिनिश हुआ है वो, राइट। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो भी यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और इसको क्रेडिट किसके सामने किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी जितना सेल किया है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा और फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें जो बैलेंस होगी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो अभी तक सेल नहीं किया है वो दिखेगा। Selling and distribution overhead control account. Selling distribution overhead control account. This account is debited with selling and distribution overhead incurred and credited with selling and distribution overhead recovered. The difference between overheads incurred and recovered are transferred to overhead adjustment account. Cost of sales account. The account is debited with cost of finished goods transferred from finished goods control account for sale, general administration overhead recovered and selling and distribution overhead recovered. Right? ये हमने already समझा हुआ है। The balance of this account is ultimately transferred to sell account और costing P&L। ये costing P&L या sell account में दिखाया जाएगा। sell account में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से जितना सेल हुआ वो भी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और उसकी जो नेट इंपैक्ट होगी वो costing P&L में ट्रांसफर की जाएगी। फिर है costing P&L account। This account is debited with cost of sales under absorbed overheads and abnormal losses। डेबिट क्या होगा कॉस्टिंग P&L में, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो भी अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है या फिर एबनॉर्मल लॉसेस है। एंड इज क्रेडिटेड विद सेल्स वैल्यू ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड एबनॉर्मल गेन्स। और क्रेडिट क्या किया जाएगा, सेल्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स या फिर एबनॉर्मल गेन। द नेट प्रॉफिट और लॉस इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अल्टीमेटली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। This account is to be debited for under recovery of overhead and credited with over recovery of overhead amount. Right? Overhead adjustment account के बारे में हमने समझा था, अगर अंडर रिकवरी है तो डेबिट किया जाएगा ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट और रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और अगर ओवर रिकवरी है तो उस केस में ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। द नेट बैलेंस इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। राइट? और इसकी नेट बैलेंस है वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर की जाएगी। Sometimes overhead adjustment account is dispensed with and under or over absorbed overhead is directly transferred to costing P&L account from the respective overhead account। कई बार overhead adjustment account बनाया ही नहीं जाता है, डायरेक्टली जो costing P&L है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम ओवरहेड की रिकवरी, जो अंडर या ओवर रिकवरी है, उनको एडजस्ट या उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। राइट? फिर ये पूरी एंट्रीज है जो ऑलरेडी हमने समझ ली है। राइट? ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें ये सारे अकाउंट्स इस तरह से एंट्रीज पास की जाती है। अब इसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन दिया है तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। इलस्ट्रेशन 1। As on 31st March, the following balance existed in firm's cost ledger। यहाँ पर हमें 31st मार्च को बैलेंसेस दे रखी है कॉस्ट लेजर में। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3,01,435, WIP कंट्रोल अकाउंट में है 122,365, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में है 251,945, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में है 10,525। यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ओवर रिकवर्ड होगा एज ऑन 31st मार्च। एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की है 665,220। इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का मैच हो जाएगा। राइट? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अरोज। फिर 3 महीने की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब कि ये सारी चीजें क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस है। भले ही 31st मार्च को है, बट यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर एंड का FS नहीं बना रहे हैं। राइट? तो कोई भी पीरियड हो सकता है इन कॉस्टिंग। यहाँ पर नेक्स्ट 3 months के हैं। राइट? तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दी थी। Finished product at cost 210,835, manufacturing overheads incurred 91,510, raw material purchased 1,23,000, factory wages 50,530, indirect labor 21,665, cost of sales 185,890, material issued to production 127,315, sales returned at cost 5,380, material returned to suppliers 2,900, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 77,200।
You are required to pass the journal entries, write up the accounts and schedule the balance stating with what each balance represents. यहाँ पर हमें journal entries पास करनी है, उसके accounts prepare करने हैं और schedule the balances. Balances जो भी आएगी net balances, right? 3 महीने के बाद की जो balances होगी उसका शेड्यूल बनाना है और बताना है कि each balance क्या represent करता है, डेबिट क्रेडिट क्या है वो दिखाना रहेगा, काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना रहेगा, राइट तो ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमें करना होगा। यहाँ पर अकाउंट्स जो बनाना है, राइट वो अकाउंट्स में एटलीस्ट आपको जिसकी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है वो सारे अकाउंट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही रहेंगे, राइट और जहां पर भी ओपनिंग बैलेंसेस है इन तीनों में डेबिट साइड पर आएगा, इन दोनों में क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट तो ये बैलेंसेस दिखानी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता जाएंगे वैसे वैसे जरूरत पड़ेगी तो हम अकाउंट्स बनाएंगे और इन सभी को जर्नलाइज भी करते रहेंगे, राइट सो जब भी आप आंसर करते हैं तब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही है, राइट यहाँ पर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट या क्रेडिट जो भी है, आप एलएफ भी लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर एलएफ की जरूरत नहीं होती है, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आएगी। फिर यहाँ पर सारे कॉस्ट लेजर्स हैं तो जिसकी भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है वो सबसे पहले बनाए गए हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे हम, तो पर्टिकुलर रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, राइट यहाँ पर जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस थी तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 665220। फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, कोई भी अकाउंट आपको जो क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लेजर्स दिए है उसी सीक्वेंस में आप बना सकते हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,01,435। देन वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये इसकी हमें बैलेंस नहीं दे रखी थी, ये हमें अभी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स करेंगे वैसे पता चलेगा। आपको पहले अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो डेफिनेटली आपको जिसकी बैलेंसेस दे रखी है वही बनाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखी थी, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,525। वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिया था डेबिट बैलेंस, राइट 122,365 एंड फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में दिया था हमें डेबिट बैलेंस 251,945, राइट तो ये 5 लेजर की हमें बैलेंसेस दे रखी थी तो वो हमने अभी कंसिडर किए। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जर्नल एंट्री और उसका पोस्टिंग कैसे किया है वो समझते जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले दिया है फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट 2,10,835। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जिसका प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो गया है और ये फिनिश्ड गुड्स मिल चुके हैं, तो ये WIP में से ट्रांसफर कहां पर होंगे, फिनिश्ड गुड्स में, तो इसकी एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP 210,835 210,835। WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा टू बाय फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 210,835 एंड फिनिश्ड स्टॉक लेजर में डेबिट साइड WIP कंट्रोल अकाउंट 210,835। ये लेजर पोस्टिंग तो आपने जो 11th 12th में फाउंडेशन में जो किया है वही रहेगा। चलिए फिर सेकंड ट्रांजैक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड 91,510। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर किया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर किया है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इनकर किया है तो पे करना होगा या फिर किया होगा तो यहाँ पर हमारे पास कैश बैंक क्रेडिटर नहीं है तो हम CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट तो इसकी एंट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 91,510 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू CLC 91,510 और CLC में क्रेडिट साइड पर बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 91,510। फिर थर्ड रॉ मटेरियल परचेस्ड 1,23,000, 123 का रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हमें नहीं दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एट द एंड कहाँ पर ट्रांसफर होगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो हमें यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही इसे इसको रेफर कर सीधा रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर टू कॉस्ट लेजर 123 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर SLC 123 एंड स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल 123। सिंपल। फोर्थ ट्रांजैक्शन है फैक्ट्री वेजेस है 50,530। फैक्ट्री वेजेस मतलब कि ये कंसिडर कौन से किए जाएंगे,
ये डायरेक्ट वेजेस होंगे, और जो इनडायरेक्ट लेबर है 21665, राइट। तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट होगा टू सीएलसी, इन दोनों का टोटल, और फिर ये जो फैक्ट्री वेजेस है उसको डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और ये इनडायरेक्ट लेबर है, कुछ नहीं बोला है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 72195 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 72195, उन दोनों का टोटल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में 5530 टू वेजेस कंट्रोल में 5530, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में 21665 एंड टू वेजेस कंट्रोल में 21665। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। पहले ये पे किया या इनकर किया उसका एक्सपेंडिचर, और फिर वो उसको ट्रांसफर किया, जो डायरेक्ट वेजेस है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हुआ, और जो इनडायरेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, राइट। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट है उसमें डेबिट किया जाएगा टू सीएलसी 72195, सीएलसी में क्रेडिट किया जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट 72195। फिर ये वेजेस डब्ल्यूआईपी में जाएगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 50530 से, और डब्ल्यूआईपी अकाउंट है उसमें वेजेस कंट्रोल डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 50530। सी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज, तो साथ साथ में ही जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं साथ में ही उसका डेबिट या क्रेडिट पोस्ट करते जाइएगा, वरना गलती होने के चांसेस रहेंगे, राइट। गलती मत कीजिएगा ऐसी। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो वेजेस कंट्रोल में वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में ये डेबिट साइड पर आएगा, वेजेस कंट्रोल 21665। सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 185890। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इतना जो है वो सेल किया गया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितना हमें, मतलब कि वो फिनिश गुड्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा कि भाई इतने का हमने सेल किया था। यहाँ पर आपको जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वगैरह है वो नहीं दिया गया है, राइट। तो ये फिनिश गुड्स जो है, राइट, उसमें से ट्रांसफर किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 185890 टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 185890। तो यहाँ पर हमें फिनिश स्टॉक कंट्रोल लेजर है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 185890, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड पर आएगा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल 185890, राइट। फिर है मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन के लिए दिया गया, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में से जाएगा और डब्ल्यूआईपी में ऐड होगा, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स लेजर 127315। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा डब्ल्यूआईपी 127315, और डब्ल्यूआईपी अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा एसएलसी 127315। आपको पूरा नाम ही लिखना है। चलिए फिर है सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट होगा तो मतलब कि उन्होंने जनरली हम सेल्स करते हैं वो सेलिंग प्राइस पर करते हैं, तो सेल्स रिटर्न होता है तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और डेटर। यहाँ पर सेल्स रिटर्न या कैश बैंक डेटर का अकाउंट नहीं होता है, मतलब कि एक तो कैश बैंक डेटर की जगह पर सीएलसी अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। और सेल्स रिटर्न में हम कॉस्टिंग पीएनएल या फिर सेल्स वाले अकाउंट को हिट करेंगे, राइट। ये जनरली होता है सेलिंग प्राइस पर अगर होगा तो। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर बोला है, मतलब कि वो सेल्स में से, मतलब कि वो सीएलसी और सेलिंग प्राइस या सेल्स को या फिर कॉस्टिंग पीएनएल को ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इन्वेंटरी बढ़ानी है, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट जो है, मतलब कि हमें इन्वेंटरी बढ़ानी है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ, हम जब सेल्स करते हैं तब फिनिश्ड गुड्स को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जब रिटर्न होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कहां जाएगा, फिनिश्ड गुड्स में, राइट। तो एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी बढ़ेगी, तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिर फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे, राइट, 5380 से। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एट कॉस्ट दिया हुआ है इसीलिए फिनिश्ड गुड्स में इंक्रीज होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स होगा। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 5380 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 5380। तो यहां पर जो फिनिश स्टॉक है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट रिटर्न एट कॉस्ट 5380, यहां से इन्वेंट्री बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से कम हो जाएगा 5380। फिर नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स 2900।
2900 का मटेरियल हमने रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर SLC और CLC अफेक्ट होगा। परचेस करते हैं तब हम क्या करते हैं, SLC टू CLC, तो रिटर्न होगा तो CLC टू SLC। तो CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। CLC में यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखा जाएगा रिटर्न किया है 2900, और SLC में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा कॉस्ट लेजर 2900, राइट। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्रोडक्शन को चार्ज किया, मतलब कि वो एब्जॉर्ब किया, WIP में ट्रांसफर किया। तो WIP में ट्रांसफर करेंगे तो WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 777200। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्रेडिट साइड पर आएगा और WIP में डेबिट साइड पर आएगा। क्लियर, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ये लेजर से वो हमें क्लोज करने रहेंगे। यहाँ पर हमें कॉस्ट लेजर में सेल्स एक्चुअल में कितना दिया है किया है वो नहीं बताया सेलिंग प्राइस पर, राइट। तो यहाँ पर जो भी है ये बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, डिफरेंशियल जो भी अमाउंट रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पर डेबिट के सारे हो चुके, उसका टोटल 952,925 आया, उसमें से ये 2900 माइनस किए तो बैलेंस कितना रहा 949,025, जो क्रेडिट बैलेंस है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का। स्टोर्स लेजर में भी सारे ट्रांजैक्शन हो चुके, तो अब ये बैलेंस रहेगा 294,222,220, क्योंकि यहाँ पर डेबिट टोटल ज्यादा होगा, इनको माइनस कर दिया तो ये क्रेडिट साइड पर डिफरेंस है, बैलेंस डेबिट है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखी थी, तो इसमें भी जो डिफरेंस आएगा वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है ओवरहेड्स अकाउंट में, तो इसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। यहाँ पर बैलेंस आया 25450, तो उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसकी डेबिट बैलेंस है, पहले क्रेडिट बैलेंस थी, अभी डेबिट बैलेंस है। ओवरहेड्स अकाउंट की कोई भी बैलेंस हो सकती है। फिर WIP अकाउंट, उसमें भी बैलेंस रहेगा, वो डेबिट बैलेंस होगा या फिर जीरो होगा, राइट। यहाँ पर डेबिट बैलेंस हो रहा है, राइट, इन्वेंटरी है। फिनिश स्टॉक में भी होगा तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर जीरो, यहाँ पर भी बैलेंस बन रहा है डेबिट, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है, उसमें यहाँ पर बैलेंस आएगा। बाकी जनरली क्या होता है कि वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, कॉस्टिंग P&L में, बट हमें एग्जैक्टली नहीं बताया है कि कितना सेल किया है, राइट, इसीलिए। बाकी इसको सीधा कॉस्टिंग P&L में डालेंगे तो भी चलेगा। अगर इसको कॉस्टिंग P&L में डालेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि कॉस्टिंग P&L में डेबिट कितना हुआ वो पता चलेगा, बट क्रेडिट कितना हुआ वो नहीं पता चलेगा, तो ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। तो वो जो अमाउंट होगी वो हमें CLC में ट्रांसफर करनी होगी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी यहाँ पर उन्होंने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही दिखाया हुआ है, राइट। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन है जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन किया हुआ है, उन सभी का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया है। जो बोला था कि भाई बैलेंस क्या है वो बताना है आपको, तो डेबिट एंड क्रेडिट स्पेसिफिकली दिखाया गया है। तो SLC की डेबिट बैलेंस है, WIP की डेबिट बैलेंस है, फिनिश स्टॉक की डेबिट, ये तो डेबिट ही रहती है, ये कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। और CLC उसकी क्रेडिट ही रहेगी, वो कभी भी डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की डेबिट या क्रेडिट कोई भी आ सकती है, राइट। यहाँ पर डेबिट बैलेंस था। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जनरली नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जनरली कोई बैलेंस होती ही नहीं है, क्योंकि वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है और पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है। बट यहाँ पर हमें सेल्स एक्चुअल में कितना हुआ है वो नहीं बताया है, इसीलिए हमने कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर भी बैलेंस है और ये मैच हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम है तो ये हर बार मैच हो जाएगा। इजी, सिंपल। चलिए, कुछ भी समझ में ना आए तो आप डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2, Acme Manufacturing Company Limited opens the costing records with the balance as on 1st July as follow। यहाँ पर ये कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बताए गए हैं, तो ये 1 जुलाई के दिए गए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है। आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं बताते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो जब भी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो उसमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं आता है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है और आपको कुछ भी नहीं बताया है तो उसका मतलब है कि ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दी है 1,24,000। सी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की अगर आपको बैलेंस दी है, क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये SLC है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। बाकी जनरली मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दे रखी है, मतलब कि यहाँ पर हमें स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड ही यूज करना है, राइट।
फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट है 62,500, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है 1,24,000, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 8,400, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 12,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 6,250 डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है 313,150। सी यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, बट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की हर बार क्रेडिट बैलेंस होती है और इन दोनों तीनों की राइट डेबिट बैलेंस ही होती है, इसीलिए पता चल जाएगा कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। राइट, ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखिए, ये मैच हो रहा है। चलिए, फिर दिया है फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शंस फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर। हमें 30 सितंबर के क्वार्टर एंड के ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और पूछा है मेकअप द वेरियस अकाउंट्स एज यू एनविसेज इन कॉस्ट लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर। हमें यहाँ पर कॉस्ट लेजर में जो भी अकाउंट्स आएंगे वो बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस बनानी है एज ऑन 30 सितंबर। राइट, तो जितने अकाउंट्स आपको ऑलरेडी जिसकी भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है उतने तो बना ही देने चाहिए, सबसे पहले वही बना देने चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन एक बार देख लेने चाहिए, फिर जब जब ट्रांजैक्शन करते जाएंगे और कुछ नए अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं, बट जितने आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है वो तो बना ही लेना चाहिए। चलिए वो देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट लेजर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क करके लिखा है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में आल्सो बी रिटर्न एज अ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर सिमिलर वे में यूज किया गया है। उसकी बैलेंस है 1,24,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की आपको बैलेंस दे रखी थी, राइट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 12,000। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 6,250। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 1,24,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 6,250। कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसकी भी बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स की बैलेंस नहीं होते, सॉरी। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसकी बैलेंस दे रखी थी आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन 313,150। राइट, तो ये सारे अकाउंट्स की आपको बैलेंसेस दे रखी थी। बाकी जो जो अकाउंट्स हमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा और बनाते जाएंगे। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, सीधा लेजर पोस्टिंग ही करना रहेगा। सो मटेरियल परचेस्ड 4,80,100, मटेरियल परचेस करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम मटेरियल कंट्रोल को स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, मटेरियल कंट्रोल ही क्या है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसीलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,80,100 और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें हमें क्रेडिट साइड पर लिखना होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 4,80,100। चलिए फिर सेकंड, मटेरियल इश्यूड टू जॉब्स 4,77,400, मतलब कि WIP में ट्रांसफर किया तो मटेरियल कंट्रोल में से जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा और WIP अकाउंट में ऐड होगा तो WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा WIP 4,77,400 और WIP अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड पर लिखा जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 4,77,400। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है मटेरियल्स टू वर्क मेंटेनेंस 41,200, ये वर्क मेंटेनेंस मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, राइट, मेंटेनेंस के लिए है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए दिया गया है। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होगा। तो मटेरियल कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 41,200, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 41,200। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 3,400, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट किया जाएगा। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 3,400 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो हमने बनाया है, राइट, उसमें हमें करना होगा डेबिट साइड पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट साइड पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 3,400, राइट। फिर मटेरियल्स टू सेल्स डिपार्टमेंट 7,200, तो यहां पर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा 7,200 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 7,200, राइट।
फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेजेस डायरेक्ट है 1,49,300, वेजेस इनडायरेक्ट है 65,000। तो इन दोनों की आप साथ में भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इनकर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जो भी सीएलसी में ही जाएगा दोनों ही, तो सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में इन दोनों का टोटल। और फिर ये वेजेस डायरेक्ट है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और ये जो इनडायरेक्ट है वो हम प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, उसमें हम डेबिट साइड पर पहले इनकर करें, उसकी एंट्री होगी, तो सीएलसी यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 214,300, और सीएलसी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा वेजेस कंट्रोल, दोनों का टोटल 214,300। सी अगर आपने टोटल अगर एक साथ ही एंट्री करते हैं तो आपको टोटल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिखाना रहेगा, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाया है, वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में, दोनों जगह पर नहीं, बट एटलीस्ट एक जगह पर दिखाना चाहिए कि ये 214,300 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी है तो वर्किंग नोट या फिर ब्रैकेट्स आपको दिखाना जरूरी है, ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन होना ही चाहिए। फिर ये वेजेस कंट्रोल को हम डब्ल्यूआईपी और प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट है तो वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया 149,300, वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और डब्ल्यूआईपी अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस कंट्रोल 149,300। और फिर जो इनडायरेक्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा 65,000, तो वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर और प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट साइड पर, राइट। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल्स 8400, इनडायरेक्ट मटेरियल्स के लिए है, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, राइट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये इनकर किया है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में है ट्रांसपोर्टेशन के 8400, और सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पर दोनों टोटल करके लिखे हैं, जो इनकर बाद में करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ये 8400 वाला यहाँ पर आ गया। चलिए, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 242,250, सेम एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर है प्रोडक्शन ओवरहेड 242,250, और सीएलसी में जो दूसरा अमाउंट था 242,250, तो टोटल करके दिया है 250,650 सीएलसी में क्रेडिट किया है। चलिए, फिर है एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड 359,100, एब्जॉर्ब किया मतलब कि डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा 359,100 और डब्ल्यूआईपी में डेबिट साइड पर। सिंपल। एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आती है तो ये इजी है, एंट्रीज अच्छे से समझकर ही आपको करना चाहिए। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर किया है 74,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ये डेबिट साइड पर होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 74,000, और सीएलसी में ये क्रेडिट साइड पर आएगा एडमिन ओवरहेड 74,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलोकेटेड टू प्रोडक्शन 52,900, ये अलोकेटेड टू प्रोडक्शन है तो कहां पर जाएगा, ये फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक लेजर में जाएगा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंट्री होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 52,900, और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 52,900, ये एब्जॉर्ब किया है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इसीलिए। फिर एडमिन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट 14,800, ये कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 14,800। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो वो हम बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसमें एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जाएगा 14,800, डेबिट साइड पर आएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 64,200, ये इनकर किया है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है उसमें डेबिट साइड पर आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 64,200, और सीएलसी में क्रेडिट साइड पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 64,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अब्जॉर्ब 82,000, एब्जॉर्ब किया है वो कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में
डेबिट साइड पर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 82,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000। नेक्स्ट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 958,400। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कहां से होता है? WIP में से होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में से जो प्रोड्यूस हुआ उसकी बात हो रही है। तो WIP में से जाएगा फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो यहाँ पर WIP में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 958,400 और फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर 958,400। फिर फिनिश गुड्स सोल्ड 977,300, ये एट कॉस्ट होगा। फिनिश गुड्स कितना सेल किया, क्योंकि सेल्स हमें अलग से दिया है। तो फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब कि कॉस्ट जो फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी है उसमें से कितना सेल हुआ, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा फ्रॉम द फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 977,300 और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 977,300। एंड फिर है सेल्स 14,43,000। तो सेल्स है उसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है जनरली सेल्स, तो सीधा ही आप एंट्री कर सकते हैं कि CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट की वजह से डेबिट होगा, ये 14,43,000 सेल्स हुआ वो, और कॉस्टिंग पीएनएल में ये क्रेडिट साइड पर होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स का 14,43,000, राइट। तो ये सेल्स भी एंटर हो गया, हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एंटर हो चुके हैं। अब हमें बैलेंस करना है, राइट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा ही है, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब जनरली इसकी डेबिट बैलेंस ही होगी, तो ये डेबिट बैलेंस आई 74,900 रुपीज। वेजेस कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है 6150, यहाँ पर हमारी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी थी, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे हमें कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए, अदरवाइज कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होती तो जो भी डिफरेंस आता ओवर या अंडर, वो उसको हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में, राइट। यहाँ पर डेबिट है 3,65,250 और एब्जॉर्ब हुआ है 359,100, मतलब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, राइट। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं डेबिट बैलेंस, राइट। अगर ये ज्यादा तो कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट करना होता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है 2300, यहां पर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि देखिए 79,700 एब्जॉर्ब किया, जबकि एक्सपेंस कितना हुआ है 74 + 3,400, मतलब कि 77,400। तो यहाँ पर एक्चुअल के से ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, दैट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी थी, तो इसको हमें ट्रांसफर करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा, अदरवाइज हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर WIP अकाउंट, इसमें भी डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा, इन्वेंटरी है, राइट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में भी डिफरेंस आएगा, वो भी डेबिट बैलेंस, इन्वेंटरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी डिफरेंस है 4350, यहां पर भी ओवर एब्जॉर्ब्ड है, 82,000 एब्जॉर्ब किया और एक्सपेंसेस उनसे कम किए, तो 4350 जो है वो डिफरेंस है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अगर कुछ यहाँ पर बैलेंस नहीं दी होती, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको क्या करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1074,100, इसका जो टोटल आया वही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में कभी भी बैलेंस नहीं होती है। प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन 1 में इसीलिए बैलेंस थी, क्योंकि कॉस्टिंग पीएनएल हम नहीं बना सकते थे, अदरवाइज कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में बैलेंस नहीं होती है, राइट। तो ये डेबिट साइड पर कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स 1074,100। CLC अकाउंट सबसे लास्ट में बंद किया जाता है, वो कभी भी पहले बंद नहीं कर सकता। आपने पहले बनाया हो लास्ट में बनाया, कभी भी वो पहले नहीं बंद कर सकते। जब तक कॉस्टिंग पीएनएल बंद नहीं होता वो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्टिंग पीएनएल की जो बैलेंस है, ये सेल्स हुआ 14,43,000 का और एक्सपेंस हुआ 10,74,100 का, तो उसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर हो रहा है 3,68,900 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहां पर ट्रांसफर होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 368,900। अब लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको क्लोज करना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है 322,300, ये हर बार क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, राइट। इसके बेसिस पर
जिसकी भी बैलेंसेस है उसकी ट्रायल बैलेंस बनाई गई है। मटेरियल कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये है मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, आपने एंट्रीज में गलतियां की है। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और उसके दो इलस्ट्रेशंस थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक हमारा आज का ये पार्ट 1 रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे। राइट, तो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। इवन आप हाइप भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा लोगों तक रिच मिल सकती है। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो मच।